वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिराव। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। आज की क्लास आप सबकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये प्रैक्टिस नंबर आपका 6 है। टोटल लगातार आप सभी को मैं क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट BS PSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के स्टूडेंट हैं। आई होप आप सभी बच्चे भी अपने क्लास के प्रिपरेशन में लगे होंगे और डेली बेसिस पे आप सभी स्टूडेंट अपने क्लास की प्रिपरेशन करते रहिए जितना दिन अब आपके पास समय बचा है। जुलाई का फर्स्ट वीक आपका एग्जाम पूरी तरीके से ले लिया जाएगा, तो अभी आप कोशिश कीजिए अपना थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाते रहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको मिले उसको पूरा आप कवर करते रहिए। चलिए, आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए। आप सभी स्टूडेंट डेली बेसिस पे कमेंट्स करते हैं कि सर कंपनी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करा दीजिए, और कंपनी एक्ट से रिलेटेड आप सबके प्रैक्टिस सेशन में लगातार क्लासेस कराई गई है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बस उसको एक बार क्लास जरूर कवर कीजिए और पढ़ते रहिए। सारी चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चलाई जा रही है। चलिए, आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपडेट दे दूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको थियरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, MCQs पूरा हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ना है। ये जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बैच पूरे 1 साल से क्लासेस चली हुई हैं। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल में थियरी, डिटेल में MCQ, डिटेल में न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। और बैच की जो फीस है 249 फीस है। इसमें आपको 250 क्लास लेक्चर, PDF नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस बैच को ज्वाइन करते ही मतलब आपको सभी नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके, प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। इन सब के साथ साथ क्लास लेक्चर भी है, क्लास लेक्चर भी आप कवर कर लीजिए। इन सब के साथ साथ 30 से 35 क्लास लेक्चर ऐसे हैं जो MCQ बेस है, मतलब प्रैक्टिस कराया गया है। आपके पूरे जितना सिलेबस है उसका प्रैक्टिस कराया गया है। प्रैक्टिस सेट्स हैं, 35 प्रैक्टिस सेट्स आपके कराए गए हैं, तो वो भी आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जितने भी स्टूडेंट जिनको टेस्ट सीरीज भी लगाना है भाई, अब तो वो समय आ ही गया है। थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ ये सब नोट्स अपना साइड बाय साइड पढ़ते रहिए। इन सब के साथ साथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट पूरी तरीके से जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लॉन्च हो गया है। बहुत सारे बच्चे इसे ज्वाइन करके अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो इस मॉक टेस्ट को भी आप जरूर ज्वाइन करके अपना सारा प्रैक्टिस सेट, 40 पेपर है कॉमर्स के, स्पेशली एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट है, इसको आप पूरा अच्छे से लगाइए। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, डिटेल में 5 पेपर आपको प्रैक्टिस सेट के सैम्पल पेपर के तौर पर आपको दिया जा रहा है, जिसका डाउनलोड करके, प्रिंट करके आप निकलवा सकते हैं। तो टोटल 45 मॉक टेस्ट है आपके। तो ये आपको टेस्ट सीरीज आपको ऐप में ही मिलेगा। ई बुक दिया जा रहा है 10,000 क्वेश्चन का, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में MCQ पैटर्न पे है, आप पूरा उसको पढ़ सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच और टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, आज की क्लासेज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट्स को। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? चलिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लीगली एंटाइटल्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल अ म्यूनिसिपल फंड इज टैक्सेबल इन द स्टेटस ऑफ। कह रहा है कि जैसे एक नगर पालिका नगर निगम है, जैसे आप लोग जानते होंगे नगर पालिका नगर निगम क्या है। आप अपने जिस मतलब कस्बे में आप रह रहे हैं वो नगर पालिका में आता होगा। कुछ लोग जो हाईटेक सिटी में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, उनका नगर निगम में आता है। ठीक है, तो नगर निगम, नगर पालिका, सिंपल सी बात है। इन्हें हम लोकल अथॉरिटीज़ भी हम कहते हैं, या हम तीसरी सरकार इन्हें कहते हैं। जैसे क्या, एक आपका केंद्र सरकार हो गया, केंद्र सरकार जो पूरे, ठीक है, पूरे भारत में इनका रूल चलता है, केंद्र सरकार, ठीक है, भारत की सरकार है। दूसरा राज्य की सरकार, जो स्पेशली राज्य में इनका गवर्न चलता है, शासन चलता है, राज्य सरकार। ये अलग अलग सरकारों में अलग अलग रहती हैं, तो राज्य के बेसिस पे राज्य सरकारें अलग अलग होती हैं। तीसरा आपका होता है लोकल अथॉरिटीज़, जिसे हम स्थानीय सरकार बोलते हैं, स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। ये भी हर एक एरिया के आधार पे ये डिफाइंड रहता है। लोकल अथॉरिटीज़ हर जगह रहती है पूरे भारत में, सभी जिलों में, गाँव में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका ये सब सुना होगा, तो ये लोकल अथॉरिटीज़ हैं। तो इन्हें हम स्थानीय सरकार बोलते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ बोलते हैं। तो एक नगर पालिका निगम, जिसे नगर पालिका निधि का प्रबंधन, नियंत्रण करने का कानूनी अधिकार है, वह किस हैसियत से कर योग्य होता है? सबसे पहली बात ये हुई कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये भी इनकी इनकम पे भी टैक्स लगता है, इनकी इनकम पे भी टैक्स लगता है, ये भी टैक्स पे करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितना भी नगर पालिका का जो निधि है, मतलब जो फंड है, जो लोग ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, भाई ये भी लोग टैक्स वगैरह वसूलते हैं। हाउस टैक्स आप कहाँ जमा करते हो? यहीं तो जमा करते हो, इन्हीं लोगों का काम होता है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, और भी बहुत तरह के टैक्स हो गए। तो और भी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार चलाती है और बहुत सारी फंड जारी करती है। तो नगर पालिका निधि मतलब फंड का ये लोग जो मैनेज करते हैं, प्रबंधन और कंट्रोल करने का इन्हें क्या होता है? कानूनी अधिकार मिला रहता है। समझ में आया? तो पहली लाइन ये हो गई, नगर पालिका निगम, जिसे नगर पालिका निधि का प्रबंधन और नियंत्रण करने का इन्हें क्या मिला रहता है? कानूनी अधिकार मिला रहता है।
क्लियर। और फिर पूछ रहा है ये किस हैसियत से टैक्स देते हैं। तो देखिए इन्हें जो माना जाता है इंडिविजुअल में, तो देखिए हम लोग आते हैं इंडिविजुअल में, हम लोग आते हैं 18 से 60 वाले भी आते हैं जिन्हें हम इंडिविजुअल बोलते हैं। और इंडिविजुअल में आपके 3 तरीके के हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा जो हम लोग हैं, मतलब इंडिविजुअल, सिंपल सी बात है। एक आपका हो जाएगा सीनियर सिटीजन हो जाएगा, जिसकी एज 60 से अबव है, 80 से कम है। और एक आपका सुपर सीनियर सिटीजन आ जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर 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 सिटीजन, ठीक है। ये आपके 80 साल से अबव वाले होते हैं, ये भी लोग टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम पे। तो इंडिविजुअल में हम लोग आएंगे तो ये म्यूनिसिपल, ये आएगा नहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये एक लिविंग थिंग आपके आते हैं इंडिविजुअल में, तो अभी तो इनको हटा दीजिए। सेकंड आपका हो गया एओपी। एओपी व्यक्तियों का संघ। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे दो व्यक्ति मिलकर, एओपी होता है क्या पहले समझ लीजिए। एओपी मतलब 2 व्यक्ति मिलकर किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये लोग कपड़े के बिजनेस को स्टार्ट करें, 2 व्यक्ति मिलकर किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और किस लिए स्टार्ट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम जनरेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो एओपी की डेफिनेशन ही अलग हो गई, तो ये भी आपका इस हिसाब से ये भी आपका नहीं होगा। फिर आपका यहाँ पे हम चलते हैं लोकल अथॉरिटीज़, अभी मैंने बोला तो ये लोकल अथॉरिटी स्थानीय प्राधिकरण में गिने जाते हैं। और स्टेटस के हिसाब से अगर हम बात करें तो लोकल प्राधिकरण के हिसाब से ये टैक्स अपना पे करते हैं, ठीक है। अभी मैं स्टेटस बताऊंगा कितने तरह के होता है। और बाकी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जैसे कंपनियां हो गई, आर्टिफिशियल कंपनियां, आर्टिफिशियल ही तो होती है, तो ये आपके हो जाएंगे। आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन ये आपके हो जाएंगे। न्यायिक संस्थाएं जो हमारी हो जाएंगी वो हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़, ये लोकल अथॉरिटीज़ की हैसियत से कर योग्य इनकी इनकम होती है, टैक्सेबल होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो अभी मैंने जितना एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में आप देख लीजिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम बोलते हैं क्या, नगर पालिका निगम। ये देखिए एक स्थानीय निकाय होती है जो किसी शहर या नगर के प्रशासन, मतलब किसी शहर हो गया या कोई नगर है उसके प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, उसकी देखभाल के लिए, उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सेवाओं के प्रबंधन के लिए, मतलब सरकार जो भी योजनाएं लागू करती है उसको ये लोग मैनेज करते हैं, सर्विसेज को। जैसे शहर या नगर में साफ सफाई, पानी की सप्लाई, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, इन सब का काम किसका होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, एक स्थानीय निकाय है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं। अब म्यूनिसिपल फंड यहाँ क्वेश्चन में आया था, तो देखिए ये एक सरकारी खजाना होता है, मतलब सरकार का ही पैसा होता है। सरकार टैक्स वसूलती है, जैसे आपसे क्या सरकार लेती है, हाउस टैक्स लेती है, वाटर टैक्स लेती है आपसे, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी आपसे लेती है। कई तरह के टैक्स आपसे लिए जाते हैं और बहुत सारे शुल्क आपसे लिए जाते हैं। जुर्माना भी वसूला जाता है। सरकार से मिलने वाले अनुदान भी इनमें शामिल होते हैं। मतलब ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये इनकी इनकम का सोर्स है। और प्लस सरकार से भी इन्हें अनुदान मिलता है कि कोई भी योजना लागू हो गई तो उस हिसाब से भी सरकार इन्हें फंड जारी करती है। तो एक तरीके से इनकी कमाई हो रही है, ठीक है। जहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ पे टैक्स की बात आ जाती है। जैसे नगर की सेवाओं को क्या, इन सभी फंड से, इन सभी रेवेन्यू से, टैक्सेस से नगर की सेवाओं को क्या किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो टैक्सेबल तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टैक्सेशन में स्टेटस क्यों जरूरी है। स्टेटस क्यों जरूरी है, स्टेटस इसलिए जरूरी है क्योंकि हर स्टेटस के हिसाब से टैक्स रेट अलग होता है। टैक्स की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स एक्ट में हर तरह की संस्था को एक स्टेटस, मतलब एक हैसियत दिया गया है। जैसे इंडिविजुअल में हम लोग आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे बहुत सारी जो अभी भी फैमिलीज़ हैं वो मिलजुल कर बिजनेस करती है, वो क्या करती हैं, बिजनेस करती है, व्यापार करते हैं, मिलजुल कर व्यापार करते हैं, तो व्यापार करते हैं। तो इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि उन्हें इंडिविजुअल मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में ट्रीट किया जाए और वो अभी अपनी इनकम पे टैक्स पे करेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे 2-4 पीढ़ी, जैसे मान लेते हैं ये पति पत्नी है, ठीक है, इनके 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4 बच्चे हैं, तो इनकी सबकी वाइफ हो गई, ठीक है, सबकी वाइफ हो गई। ये समझ में आया। अब एक ही बिजनेस को मान लेते हैं ये चारों लोग पूरा मिलकर चला रहे हैं, सभी लड़के, और ये भी चला रहे हैं, सब पूरा घर भर देख रहा है एक ही बिजनेस को, ठीक है। लेकिन मतलब मुखिया कौन रहेगा, जो घर का सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है, वो रहेगा। तो ये भी अपने इनकम पे टैक्स पे करते हैं। एओपी जो मतलब बिना लाभ के उद्देश्य से, मतलब लाभ के लिए काम करते हैं, सॉरी, इनकम जनरेट करने के लिए प्रॉफिट के बेस पे जो 2 या 3 व्यक्ति मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, समूह जो होता है व्यक्तियों का वो एओपी होता है। ये भी ये हैसी मतलब ये स्टेटस है, अलग अलग टैक्स की रेट सभी पे रखती है। कंपनियाँ चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, इनका भी टैक्स रेट अलग होता है। लोकल अथॉरिटीज़ अभी हम लोगों ने बात किया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी इनके पर टैक्स लगता है। आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या और भी न्यायिक संस्थाएं जो है वो सब आ जाएंगी। तो हर स्टेटस के हिसाब से टैक्स की अलग अलग दरें, अलग अलग नियम होते हैं। सबसे पहली बात ये आप जान लीजिए, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टेटस क्या है, तो देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ऐसा निकाय है जिसे संविधान, मतलब भारत के संविधान और भारत के कानून के तहत इसे स्थापित किया गया है, और जिसे शहर के कामकाज निधियों का प्रबंधन करने का अधिकार होता है। मतलब शहर को सही तरीके से चलाना,
साफ़ सफाई, पानी की सुविधा, डेवलपमेंट के लिए, और सरकार की जो फंड है जो जारी किया गया योजनाओं के लिए, या ये जो लोग टैक्स से जितनी भी वसूली करते हैं उन सबको अच्छी तरीके से मैनेज करना, ठीक है। तो इसे हम लोकल अथॉरिटीज़ माना जा सकता है। और लोकल अथॉरिटी माना जाता है क्योंकि यह सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, यह स्थानीय स्तर पर शासन करता है, और यह सार्वजनिक कार्य करता है, लोगों के लिए काम करता है। तो ये भी अपनी इनकम पे टैक्स पे करेंगे, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लोकल अथॉरिटीज़ के रूप में क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है अपनी इनकम पर। इतना बात क्लियर है आप सभी को, या मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा। ये एक लाइन जरूर याद कर लीजिए, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 के तहत कुछ लोकल अथॉरिटीज़ को टैक्स से छूट उन्हें मिला हुआ है, एग्जम्पशन का कंडीशन मिला हुआ है, जिन पे कोई भी टैक्स, उनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, और भी अलग अलग शर्तों पर निर्भर करता है। तो उसको हम लोग यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई नगर पालिका, नगर निगम निधि का प्रबंधन करने वाले कानूनी अधिकार रखता है तो वह टैक्स के लिहाज से लोकल अथॉरिटीज़ की स्टेटस, मतलब स्टेटस उसे मिल जाता है, और वो अपनी इनकम पे टैक्स पे करेगा। क्लियर, भारत सरकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी आर लीगली हियर ऑफ सी। कह रहा है ए बी जो है वो सी के कानूनी उत्तराधिकार, और आफ्टर डेथ ऑफ सी, मान लेते हैं सी की मृत्यु के बाद ए और बी साझेदारी किए बिना बिजनेस को चलाने लगते हैं, तो उनकी स्थिति क्या होगी। क्वेश्चन को जरा समझिए। जैसे सी मान लेते हैं ये एक क्या है, ये पिता है, फादर है, किसका है, ये ए और बी का पिता है, ए और बी का क्या है, पिता है। तो जब मान लेते हैं कि सी की मृत्यु हो जाए, इसकी अगर मान लेते हैं डेथ हो जा रही है सी की, ठीक है, तो जाहिर बात है इसकी प्रॉपर्टी किसकी होगी, ए की होगी और बी की होगी, क्योंकि ये दोनों इसके उत्तराधिकारी हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कानूनी उत्तराधिकारी है। अब इनकी ये जो बिजनेस कर रहा था BUSI यानी डब्ल्यूएस, ये जो बिजनेस कर रहा था उस बिजनेस को ए और बी संभाल लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने कोई भी साझेदारी नहीं किया है। मतलब इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में नो पार्टनरशिप, मतलब कोई भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पार्टनरशिप का, ठीक है, एग्रीमेंट समझौता नहीं हुआ है, एग्रीमेंट, ठीक है, नहीं हुआ है, समझ में आया। मतलब ए और बी इसके बिजनेस को क्या कर लेते हैं, चलाने लगते हैं, लेकिन साझेदारी किए बिना, विदाउट एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप, बिना साझेदारी किए हुए। तो स्थिति क्या होगी, व्हाट इज देयर स्थिति। तो ये लोग अपनी इनकम पे टैक्स पे करेंगे, लेकिन इनकी कंडीशन क्या होगी, इनको कौन सा स्टेटस दिया जाएगा। अभी स्टेटस हम लोगों ने बात किया है ना, तो कौन सा स्टेटस में आएगा। जाहिर सी बात है ये लोग कंपनी तो चला नहीं रहा है, इसको हटा दीजिए भाई। कंपनी और पार्टनरशिप, इसमें एग्रीमेंट पार्टनरशिप का हुआ नहीं है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो पार्टनरशिप जब है नहीं तो इस ऑप्शन को भी हटा दीजिए। और पार्टनरशिप नहीं हुआ है तो ये फर्म भी नहीं हो सकता, इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी लोग आएंगे, इनको जो स्टेटस मिलेगा वो AOP का स्टेटस मिलेगा, व्यक्तियों के संघ का स्टेटस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का स्टेटस मिलेगा। क्यों, क्योंकि इन लोगों ने आपस में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या ए और बी सी के उत्तराधिकारी है, अगर सी की डेथ हो जाती है तो सी की संपत्ति और व्यवसाय का अधिकार, जाहिर सी बात है, कानूनी उत्तराधिकार ए बी को मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने कोई भी पार्टनरशिप नहीं किया है, वे साझेदार नहीं है, सिंपल सी बात है। और साझेदार नहीं है तो ए और बी ने मिलकर कोई भी पार्टनरशिप डीड मतलब ये एक तरीके से क्या, रिटर्न फॉर्म में किया हुआ समझौता होता है। पार्टनरशिप डीड जो होता है, रिटर्न मतलब लिखित तौर पर, ठीक है, किया गया समझौता, किया गया समझौता। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड जो होता है वो लिखित तौर पर किया गया समझौता होता है। जैसे अगर ए के साथ टाई अप हो रहा हूँ, बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग एक कानूनी तौर पर एक लिखित पेपर पर, ठीक है, जितनी पॉलिसीज़ हैं हम दोनों के बीच में वो हम पूरी तरीके से लिखवा लेंगे, और लिखवाने के बाद उस पर अपना सिग्नेचर, मुहर, और पूरी तरीके से पार्टनरशिप एक्ट के तहत हम इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड आपका जिसे हम बोलते हैं, साझेदारी का कानूनी समझौता। अब ये इन दोनों के बीच में हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये फर्म और LLP हो नहीं पाएंगे। दो बातें तो यहीं पे कैंसिल हो गई। कंपनी क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, ठीक है, एक्ट और 2013 के तहत होता है, तो इसमें 2013 का कहीं नाम नहीं लिया है, तो ये भी नहीं होगा। और ये कंपनी जो होता है, ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है, और यहाँ रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन में कहा नहीं है, तो कंपनी भी नहीं होगा, LLP भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप हुआ ही नहीं है, फर्म भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप हुआ ही नहीं है दोनों के बीच में। तो ये क्या होगा, ये AOP होगा। AOP क्या होता है, अभी मैंने बताया है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से मिलकर कोई व्यवसाय या उद्यम स्टार्ट करते हैं और उनके बीच कोई लिखित समझौता ना हो, या नहीं है, या हुआ ही नहीं है, और वे उस गतिविधि से क्या करते हैं, उस बिजनेस से वे इनकम जनरेट करते हैं, तो वो AOP में काउंट होंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन माने जाएंगे। यहाँ A और B मिलकर व्यवसाय चला रहे हैं लाभ कमाने के लिए, तो ये AOP की श्रेणी में आएंगे,
समझ में आया? तो यहाँ पर आपका AOP वाला आंसर सही होगा आपका। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 डेफिनेशन ऑफ इनकम। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दो तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ सबसे कह रहा है कि धारा 2 उपधारा 24 के अनुसार आय की परिभाषा कैसी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए, जो इनकम का डेफिनेशन दिया गया है, आय की जो डेफिनेशन दी गई है वो किस सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में इनकम की डेफिनेशन दी गई है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे एक मिल गया आपको, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कैसी आय की परिभाषा दी गई है इनकम टैक्स में? तो ये समावेशी परिभाषा दी गई है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब अपने अंदर लेना, इंक्लूसिव मतलब समाहित करना या अपने अंदर शामिल करना या अपने अंदर शामिल करना। हम लोग इसकी मीनिंग पढ़ते हैं ना, तो ये होता है अपने अंदर शामिल करना, ठीक है। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब क्या? एग्जॉस्टिव मतलब विस्तृत हो गया, एक्सक्लूसिव जो बचा कुचा, विशेष, डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक। तो आय की जो परिभाषा दी गई है वो इंक्लूसिव दी गई है, समावेशी परिभाषा दी गई है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में इनकम टैक्स की परिभाषा जो दी गई है वो क्या? इंक्लूसिव दी गई है, आपका समावेशी परिभाषा दी गई है, एग्जॉस्टिव सूची नहीं दिया गया है। इंक्लूसिव मतलब क्या? जैसे आय में बहुत तरीके के, जैसे आय में, इनकम में बहुत तरीके की इनकम आपकी होती है। तो ये इंक्लूसिव मतलब क्या? इनकम में बहुत तरह की इनकम होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये इंक्लूसिव है, जिसके बहुत सारे मतलब इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं। तो इनकम इंक्लूसिव के कैटेगरी में आपका आएगा। जैसे क्या? जैसे आपकी अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी आपको मिलेगा, आपकी इनकम का जरिया होगा, तो ये सोर्स ऑफ इनकम आपका हो गया। सेकंड हो गया प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। मान लेते हैं आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है? आपके बिजनेस से जनरेट हो रही है, तो ये आपके सोर्स ऑफ इनकम हो गए। आपके पास बहुत पैसा है और पैसा आप कमा कितना रख लिए कि आपने उसे बैंक में भी कुछ पैसा जमा कर दिया हुआ फिक्स डिपॉजिट के तौर पर। अब मान लेते हैं आपने 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा किया है, फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, और हर साल आप कम से कम 1 लाख रुपया ब्याज कमा रहे हो, 1 लाख रुपया आप ब्याज कमा रहे हो, ठीक है। वैसे 1 लाख नहीं कमाओगे आप, 4% अगर मिलेगा तो 4 लाख रुपया आप ब्याज कमाओगे, हर 4% अगर मिलेगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे तो ज़्यादा मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पे 8% या 7% मिलता है, मैं 8 मानकर चल रहा हूँ। तो हर साल आप 8 लाख रुपया ब्याज कमाओगे, तो ये भी आपकी इनकम का जरिया हो गया। बहुत सारे लोग जो बहुत पैसे वाले रहते हैं वो यही करते हैं, पैसा फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, साल भर में 8 लाख 9 लाख कमा ले रहे हैं, तो मतलब पर महीने के हिसाब से वो 36,000 कमा ही रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक सरकारी नौकरी, ठीक है। तो ये भी इनकम का आपका सोर्स होगा। आपको अपनी कंपनी से बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, तो ये भी आपकी इनकम का सोर्स है। लॉटरी की आमदनी, मान लेते हैं आप ड्रीम 11 खेल रहे हो, ड्रीम 11 आप खेल रहे हो, ठीक है। यहाँ से आपने बहुत सारा पैसा जीत लिया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया आपने जीत लिया, तो ये भी आपकी इनकम का सोर्स हो गया। टैक्सेबल ये कंडीशन, ये तो आपका टैक्स लगता है इस पर पूरी तरीके से। गिफ्ट आपको बहुत सारे मिलते हैं उपहार के तौर पर, या भी आपकी इनकम में कुछ सब्सिडीज़ आपको मिलती हैं, तो ये सभी आपके इनकम में शामिल होता है। तो इनकम आपकी कैसी होती है? इनकम में क्या शामिल होती है? इंक्लूड, इसमें वे सभी चीज़ें लिखी जाती हैं वो शामिल होंगी ही, मतलब ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। इसके अलावा कई चीज़ें और भी हैं जिन्हें आय माना जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, इनकम इंक्लूसिव कैटेगरी में आपका आता है। समझ में आया? चलिए यहाँ पे, हाँ, तो इनकम की कौन सी डेफिनेशन दी गई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब जो बातें बताई जाती है, मतलब इनकम की श्रेणी में आती है वो भी, और जो नहीं है वो भी काउंट कर लिया जाता है। बहुत सारी इनकम भी अंदर नहीं किया जाता, काउंट कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडिटर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर अपॉइंटेड बाई। संयुक्त स्टॉक कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है आर अपॉइंटेड, ऑडिटर अपॉइंटेड बाई। तो देखिए जो लेखा परीक्षक होते हैं, ऑडिटर होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम जाँच करना होता है। क्या करना होता है? जांच करना होता है। जितने भी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनकी जांच करने का काम किसका होता है? ऑडिटर का होता है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो करता है ऑडिटर का, वो आपका नियुक्ति सबसे पहले किसका जिम्मा होता है? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जिम्मा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात किया है तो इलेक्शन एट द एनुअल जनरल मीटिंग, जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है, ठीक है, उसमें बैठक में आम चुनाव, जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, वहाँ से चुना जाता है आपका ऑडिटर। तो वार्षिक जो बैठक होती है कंपनी की, जनरल मीटिंग होती है, उसमें चुनाव के द्वारा, मतलब इलेक्शन के द्वारा ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या इसको यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी कंपनी है, जैसे मैं कह दूँ ABC एक कंपनी है, अब इस कंपनी में एक ऑडिटर चाहिए ही चाहिए। एक ऑडिटर क्या चाहिए? चाहिए ही चाहिए, लेखा परीक्षक। तो कंपनी का जो पहला ऑडिटर है, फर्स्ट ऑडिटर, इसे अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, डायरेक्टर्स की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है पहले ऑडिटर को अपॉइंट करने का, ठीक है, नियुक्त किया जाता है। और वो भी केवल पहले साल के लिए। और इसके बाद हर साल ऑडिटर की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति दोबारा उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो 1 साल तक रह चुका है कंपनी में, ठीक है। वो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उनके द्वारा एक इलेक्शन कराया जाता है, उसके द्वारा कराया जाता है। समझ में आया? वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर इलेक्शन एट द एनुअल जनरल मीटिंग।
जॉइंट स्टॉक कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होती है और साल भर में उसमें इलेक्शन के जरिए होता है। चलिए, या सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव बाई, कंपनी के लेखा परीक्षक को कौन हटा सकता है? अभी नियुक्ति की बात हो रही थी, अब हटाने की बात हो रही है, तो कौन हटा सकता है? तो ऑडिटर को ऐसे नहीं हटाया जा सकता, इसके लिए जनरल मीटिंग बुलाई जाती है कंपनी में, सामान्य बैठक बुलाई जाती है। सामान्य बैठक में कौन कौन शामिल रहता है? शेयर होल्डर शामिल रहते हैं, जो कंपनी के क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं, एक तरीके से कंपनी के ओनर्स होते हैं ये। फिर कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही BOD से डायरेक्टर्स की मंडली होती है। प्लस इन सबके साथ साथ स्टैक होल्डर्स रहते हैं, स्टैक होल्डर्स आपके रहते हैं, ठीक है। और कंपनी के CEO वगैरह भी रहते हैं, CEO रहते हैं, MD रहते हैं। ये सब मिलके क्या करते हैं? एक जनरल मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है, साधारण सभा बुलाते हैं और उसमें ये लोग डिसीजन लेते हैं कि ऑडिटर को रखना है कि हटाना है। तो जनरल मीटिंग आपका D इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन जरूर याद कर लीजिए। धारा 140 उपधारा 1 के अनुसार ऑडिटर को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ऑडिटर को हटाया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। जैसे एक बार ऑडिटर नियुक्त हो जाने के बाद उसे हटाने मतलब रिमूव करने के लिए कंपनी को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन मिल गया, फिर जनरल मीटिंग कंपनी द्वारा बुलाया जाता है और उसमें साधारण प्रस्ताव पास किया जाता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जनरल मीटिंग क्या होता है? तो जनरल मीटिंग मतलब ये शेयर धारकों की बैठक होती है, शेयर होल्डर्स इसमें जरूर मौजूद रहते हैं क्योंकि ये कंपनी के ओनर्स होते हैं। और एनुअल जनरल मीटिंग या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसे हम कह सकते हैं। यही बैठक ही अधिकार रखती है कि ऑडिटर को रखा जाए या हटाया जाए। क्लियर? D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन और एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ द कॉस्टिंग। लागत के निर्धारण मतलब लागत निर्धारण के सिद्धांत, प्रिंसिपल, मेथड्स और टेक्निक्स के निर्माण या अनुप्रयोग से संबंधित होता है। तो क्या होता है? तो ये कॉस्ट अकाउंटेंसी आपकी होती है। कॉस्ट अकाउंटेंसी, लागत लेखांकन विज्ञान, ये आपका जो होता है ये क्या करता है? किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सेवा या किसी भी गुड्स के लागत मतलब कुल लागत कितनी आई है उससे लागतों को निर्धारित करता है। सिद्धांतों के हिसाब से, मेथड के हिसाब से कितनी कॉस्ट आई है, टेक्निक्स के निर्माण अनुप्रयोग से संबंधित होता है। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब लागत से जुड़ी सिद्धांतों मतलब प्रिंसिपल्स, मेथड्स, टेक्निक्स को बनाना और उन्हें लागू करना। लागत से जुड़े सिद्धांतों को, मेथड्स को, टेक्निक्स को बनाना और उन्हें लागू करना और या आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है। और ये जो कॉस्ट अकाउंटेंसी ये लागत को मापने मतलब मीज़र करने, लागत को रिकॉर्ड करने, विश्लेषण करने और कॉस्ट को कंट्रोल करने का पूरा विज्ञान और कला है, इसे हम कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्लियर है? अच्छा, कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब ये तो आपका राइट है, समझ में आ गया। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग मतलब ये सिर्फ खर्च को रिकॉर्ड करने और यह तय करने की प्रक्रिया है कि अगर हम 100 यूनिट 100 यूनिट माल तैयार कर रहे हैं, 100 यूनिट माल अगर हम तैयार कर रहे हैं तो इसकी टोटल कुल कॉस्ट कितनी आई है, कहाँ कहाँ पैसे खर्च हुए, उसकी रिकॉर्डिंग बस आपकी इसमें होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका क्या होता है? ये केवल रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग तक सीमित होती है, मतलब रिकॉर्ड करके प्लस रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला लागत निर्धारण से जुड़े सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स, मेथड्स और टेक्निक्स को बनाने और लागू करने का काम किसका होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इवोल्यूशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग टुक प्लेस बिकॉज ऑफ दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लागत लेखांकन का विकास वित्तीय लेखांकन के कारण पैदा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले कौन सी अकाउंटिंग थी? सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही अपनाई जाती थी। सबसे पहले आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही चलता था, इसी के जरिए सभी लेखा जोखा रिकॉर्ड किए जाते थे, रिपोर्ट तैयार किए जाते थे, सारी चीज़ें। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? लागत लेखांकन की क्यों पड़ी? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियां रही होंगी, उसके कारण आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रक्रिया को अपनाया गया। समझ में आया? कुछ ना कुछ कमियां, ड्रॉबैक्स जरूर होता है, इसीलिए अपनाया जाता है, समझ में। तो लिमिटेशन के कारण हुआ, कुछ सीमाएं ऐसी थी कॉस्ट अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन सीमाओं के कारण हुआ, ठीक है। कुछ कमियां, लिमिटेशन मतलब क्या? कुछ मतलब जो इनका एरिया है वो छोटा रह गया, ठीक है, इस हिसाब से, या कुछ ड्रॉबैक्स इनमें रहे होंगे। तो लागत लेखांकन का जो विकास है फाइनेंशियल लेखांकन मतलब वित्तीय लेखांकन की सीमाओं के कारण हुआ। B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा यहाँ डिटेल में देख लीजिए ये लाइन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीमाएं, लिमिटेशन क्या है? तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या काम आता है? या केवल कुल लाभ और हानि को बताता है,
जबकि आप कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो सेवाएं आप बेच रहे हैं, उसकी लागत के बारे में नहीं बताता है। तो ये कमियां हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये आपको कमियां दिखाई पड़ेंगी, इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग अपनाया गया। और इससे क्या होता है, आपको अतीत की जानकारी मतलब हिस्टोरिकल डेटा तो ये देता है, लेकिन भविष्य की योजना के बारे में मदद नहीं करता है कि भविष्य में आज जो माल हम तैयार कर रहे हैं, जो खर्चे आ रहे हैं, क्या भविष्य में इससे दुगना हो सकता है, तिगुना हो सकता है या कम भी हो सकता है, नहीं बताता है। इसमें वेस्टेज मतलब अपव्यय और इनएफिशिएंसी की जानकारी नहीं मिलती है। जैसे आज अगर 100 एम्प्लॉय मिलकर मेरा 1000 यूनिट तैयार माल कर रहा है, ठीक है। अभी मान लो कुछ क्वालिफाइड पर्सन को मैं ले आऊँ, टेक्निकल जितने भी एम्प्लॉय हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है उनके पास। अगर उन्हीं 50 एम्प्लॉय से मैं, या 100 एम्प्लॉय ही मैं बात कर लूँ, उन्हीं 100 एम्प्लॉय, इन लोगों की जगह अगर मैं टेक्निकल एम्प्लॉय को मैं ले आऊँ, जिनके पास टेक्निकल बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा स्किल है इनके पास, तो ये मेरा 5000 माल एक ही दिन में तैयार कर रहा है, ठीक है। तो यही है, मतलब इनएफिशिएंसी और वेस्टेज के बारे में ये जानकारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें पता चल जाता है, या प्रबंधन के निर्णय लेने के लिए सीमित उपयोगी आपका होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि उत्पाद की लागत की सही जानकारी से पता चल जाती है। प्रोडक्शन में कहाँ लागत बढ़ रहा है, घट रहा है, ये पता चल जाता है। प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, बचत में मदद करती है ये। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कई सीमाएं थी, जैसे लागत नियंत्रण में असमर्थता, इन कमियों को दूर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास किया गया। क्लियर है या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी, एक पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, जिसके पास न्यूनतम चुकता पूंजी होती है। तो सबसे पहले पब्लिक कंपनी, यहाँ पे आप समझिए, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। अच्छा, मैंने पब्लिक कंपनी के लिए मेंबर कितने बताए थे, कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। अधिक से अधिक के लिए कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है, मतलब कितने भी मेंबर हो सकते हैं, कंपनी किसी को भी शेयर बेच सकती है। अब जबकि यही प्राइवेट कंपनी की मैंने बात किया था, प्राइवेट कंपनी का, तो कम से कम मेंबर कितने हो सकते हैं, 2 मेंबर हो सकते हैं, अधिक से अधिक 200 मेंबर्स हो सकते हैं। ये मैंने क्लास में आप सभी को पढ़ाया था, MCQ वाली जो क्लास चल रही थी आपकी प्रैक्टिस की, उसमें। तो यहाँ पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है, ये भी जरा समझ लीजिए। मतलब कह रहा है कि सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी होती है। न्यूनतम चुकता पूंजी मतलब ये होता क्या है, इसको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। पेड अप कैपिटल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ऑथराइज कैपिटल, आप समझिए ऑथराइज कैपिटल, AUTHORIZD। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी को अपनी ऑथराइज कैपिटल के बारे में बताना होता है, या इसको कंपनी एक्ट के तहत जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि मान लेते हैं ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी 1000 शेयर जारी कर सकती है, 1000 शेयर बेचकर फंड इकट्ठा कर सकती है। और कंपनी के 1000 शेयर, एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो 1000 शेयर की कंपनी की कीमत कितनी हो जाएगी, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख। कंपनी 1 लाख रुपए के शेयर मार्केट में बेच सकती है। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी के ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी 1000 शेयर बेचकर मार्केट में 1 लाख रुपए इकट्ठा कर सकती है। और कंपनी ने किया भी, 1000 शेयर बेचा भी कंपनी ने, लेकिन अब मान लेते हैं शेयर धारकों ने 800 शेयर ही कंपनी के खरीदे, 800 शेयर ही कंपनी के खरीदे, ठीक है। तो कंपनी ने कितना कमाया, कंपनी ने 100 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये कंपनी ने कमा लिया, ठीक है। 80,000 रुपये कंपनी ने कमा लिया। तो ये आपकी क्या होगी, ये सब्सक्राइब कैपिटल होगी या पेड अप कैपिटल आपकी होगी। पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल आपका होगा, ठीक है। कंपनी इतना शेयर बेचकर इतना पैसा इकट्ठा कर सकती है और कंपनी को इतना मिला है, तो दिस इज पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए सार्वजनिक कंपनी, तो इसका मैं राइट आंसर बात कर लूँ तो इस समय नो मिनिमम लिमिट है पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। जो कंपनी एक्ट 2013 जब से आया है, कंपनी, ठीक है, एक्ट 2013, तब से जो मिनिमम पेड अप कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट था, जो पहले 1956 में जो था, वो कितना था, 1956 में 5 लाख रुपए अधिक से अधिक कंपनी जुटा सकती है शेयर बेचकर। लेकिन अभी नो लिमिटेशन है, कंपनी 5 लाख क्या 1 करोड़ रुपया भी, 1 करोड़ रुपया भी या 10 करोड़ रुपया भी कंपनी जुटा सकती है शेयर बेचकर, कोई नो लिमिटेशन है। तो यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे बी आंसर आपका सही है। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कंपनी एक्ट 1956, पहला कंपनी का जो कानून था वो 1956 ही था। इसमें नियम क्या थे, प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख रुपए पेड अप कैपिटल था और पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपए पेड अप कैपिटल की आवश्यकता होती थी। मतलब कंपनी अगर 5 लाख रुपए इकट्ठा करेगी तब कंपनी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, कंपनी जब 1 लाख इकट्ठा करेगी तब कंपनी प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। ये 1956 का कानून था। और फिर उसके बाद आपका बदलाव हुआ, अब क्या है, अब पूरी तरीके से बदलाव हुआ है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आपका ये नहीं रहेगा, 2013 में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार धारा 2 उपधारा 71 के अनुसार पब्लिक कंपनी की परिभाषा में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है इसे हटा दिया गया है। अब कितनी भी राशि, कोई भी राशि, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कितना भी, कंपनी क्या कितनी भी राशि की पूंजी पब्लिक कंपनी बना सकती है अपने शेयर बेचकर,
क्लियर। अब कोई भी पब्लिक कंपनी बिना किसी मिनिमम पेड अप कैपिटल के वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकती है, जब तक कि उसने सभी नियम पूरे करते हो। बस ये है कि पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया तो मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई लिमिटेशन नहीं रखा गया, कंपनी कितना भी पैसा इकट्ठा कर सकती है शेयर बेचकर। और सिंपल सी बात है, बस उन्हें कुछ कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, जैसे ट्रांसफ़र की अनुमति, शेयर ट्रांसफ़र की अनुमति मिली हुई हो पब्लिक कंपनी को, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में पब्लिक कंपनी के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो नो लिमिट रखा गया है, मतलब कोई भी मतलब मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट नहीं होना चाहिए, मतलब नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर, मतलब इतना पैसा कंपनी बेच कर इकट्ठा कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इशू ऑफ द शेयर बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड एंड दस इट इज शैल बी। मतलब कह रहा है कि यदि किसी कंपनी का डिस्काउंट पर शेयर जारी करना क्या इस समय कर दिया गया है, प्रोहिबिट, रोक दिया गया है, निषिद्ध कर दिया गया है। डिस्काउंट पे कंपनी शेयर नहीं बेच सकती, और इसलिए या होगा, ठीक है, अगर कंपनी शेयर बेचती है डिस्काउंट पे तो वो पूरी तरीके से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, या उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें सामने आती हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी डिस्काउंट पे शेयर क्यों नहीं बेच सकती। डिस्काउंट सबसे पहले क्या होता है, जैसे कंपनी के एक शेयर की कीमत मार्केट में कितनी है, कंपनी के एक शेयर की कीमत मार्केट में 100 रुपया है, और कंपनी शेयर मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए, शेयर को मार्केट में बेचने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को कम दाम में बेचती है। मतलब कंपनी 20% के डिस्काउंट पे, 20% के कंपनी क्या करती है डिस्काउंट पर, ठीक है, शेयर को अपना मार्केट में बेचती है। मतलब अब कितना हो गया कि 20% डिस्काउंट, तो 80 रुपये में कंपनी बेच रही है, ठीक है। तो ये जो 80 रुपया है यही क्या है, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन या डिस्काउंट बाई शेयर, डिस्काउंट बाई कंपनी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंपनी डिस्काउंट पे, मतलब 100 रुपये का शेयर जो कंपनी का है उसे कंपनी 80 रुपये में अब नहीं बेच सकती, पहले बेच सकती थी फंड इकट्ठा करने के लिए, अब नहीं बेच सकती, रोक दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। क्यों रोका गया वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने शेयरों को डिस्काउंट पे जारी नहीं कर सकती। अगर वो कंपनी डिस्काउंट पे शेयर जारी करती है तो मतलब वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और ऐसे कोई भी शेयर इशू वैध मतलब उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी उस शेयर की। अब कंपनी डिस्काउंट पे क्यों मना किया जा रहा है, कंपनी, ठीक है, एक्ट 2013 इसके तहत सभी कंपनियों को डिस्काउंट पे शेयर जारी करने से मना क्यों किया जा रहा है, डिस्काउंट पर शेयर, ठीक है, जारी करना क्यों रोक दिया गया है, जारी करना क्यों रोक दिया गया है, क्यों रोक दिया गया है, क्यों रोक दिया गया है। सबसे पहले समझिए, मान लेते हैं ये एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी ने क्या किया, इन लोगों ने 1000 शेयर, एबीसी कंपनी है, इसमें पी आया और पी ने 1000 शेयर कंपनी के खरीद लिया, 1000 शेयर इसने कम खरीद लिया, और इसने क्या किया, इसने लाभ कमाने के चक्कर में अपना 10 लाख रुपए इसने कंपनी में लगा दिया कि हर साल मुझे फिक्स लाभ मिलेगा, कंपनी में ओनरशिप मिल जाएगी, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर को मार्केट में मान लेते हैं 100 के जगह अगर वो 80 में बेचने लगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसके शेयर की वैल्यू कम होने पे खरीदेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कितने लोग आ गए, मान लेते हैं यहाँ पे आपका 80 रुपये में खरीदने के लिए एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया, 3 लोग आ गए। और जाहिर सी बात है जब कंपनी अगर 80 रुपये में मान लेते हैं शेयर खरीद रही है तो 80,000 कितना आ जाएगा, 80 रुपये में खरीद रही है तो कंपनी के पास 8 लाख रुपये आ जाएगा, 8 लाख रुपये। अब दो बातें आती हैं, सबसे पहले पी को तो लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि उसने 1000 शेयर खरीदा है और 100 रुपये में 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदा है। लेकिन जो एक्स वाई जेड है ये 80 रुपये में ही खरीदे हैं, जो 100 रुपये का शेयर था ये 80 में खरीदे हैं। तो जाहिर सी बात है खरीदे तो शेयर ही हैं तो इनको भी ओनरशिप मिल जाएगा, लाभ में हिस्सा इन्हें भी मिलेगा। इससे नुकसान किसका होगा, इस पी का ही नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि इसने 100 रुपये देकर शेयर खरीदा है और ये लोग 80 रुपये देकर खरीदे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो चाहेगा नहीं कि और भी लोग जुड़े, भाई जो 100 रुपये शेयर दे रहा है वही जुड़े। अब ये लोग कम पैसा लगाकर भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, लाभ में हिस्सा ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका होता है, और ये शेयर धारकों के अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसलिए कंपनी एक्ट 2013 ने शेयरों को डिस्काउंट में जारी करने रोक लगा दिया है। क्लियर, या चलिए और भी बहुत सारे होंगे। जैसे कंपनी अगर क्या करेगी, कम दाम में शेयर बेचेगी, जैसे 100 रुपये का शेयर कंपनी 80 रुपये में बेच रही है, तो इससे कंपनी की क्या हो रही है, वैल्यू यहाँ पे गिर रही है कि कंपनी अपने सामान के सस्ते में मतलब शेयर के सस्ते में बेच रही है। लोगों का विश्वास भी नहीं रहेगा कंपनी आखिर सस्ते में क्यों बेच रही है, तो कंपनी की फेम भी खराब हो रही है, फेम भी कंपनी की खराब हो रही है। तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो यहाँ वाइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास आप सभी बच्चे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ये आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं आप सभी लोग लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है जितना लाइक आप करेंगे जितनी भी क्लासेस और होंगी उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो लगातार आपको पता चलता रहेगा कि हाँ क्लास हुई हैं और वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो आप सभी लोग अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी इस जो स्क्रीन पे आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है ये कोर्स का थंबनेल है, टेस्ट सीरीज का थंबनेल है। आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको तैयारी करनी है, एग्जाम में बैठना है, अच्छी तैयारी करनी है। थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल सब आपको मिल जाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज और कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी जानकारी के लिए ये नंबर है, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।